कहते हैं राजनीति में रंगों का बड़ा गहरा प्रभाव और असर होता है और शायद यही वजह है कि हमारे भारत देश में हिंदुस्तान की रग रग में जब राजनीति का खून बहता है तो भगवा अपने आप उसमें अभिव्यक्त हो जाता है और वर्तमान दौर की राजनीति में भी इसी भगवा रंग का एक अलग स्थान है। ऐसे में कुछ ऐसे राजनेता हैं, कुछ ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने उस दौर की राजनीति को भी जिया है जब राजनीति मूल विचारधारा के साथ सिद्धांतों से जोड़कर देखी जाती थी। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही शख्स से और एक ऐसे ही व्यक्तित्व से, आपके उनके हरफन मौला अंदाज से आपको रूबरू कराएंगे और ये बताने और समझाने की कोशिश करेंगे कि देश में वर्तमान कोरोना काल में जिस दौर में राजनीति को जिया जाता था उस दौर में आखिर आज राजनीति किस मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। और वो शिवसेना जो कि बाला साहब ठाकरे के नाम के साथ शुरू होती थी, जिसकी स्थापना का संघर्ष आज भी शिव सैनिक भूले नहीं हैं। हम आपकी मुलाकात कराएंगे पहले भारत के एक ऐसे गैर मराठी शिव सैनिक से जो कि शिवसेना के न केवल राज्य प्रमुख रहे बल्कि अपने ज़माने में उन्होंने बाला साहब ठाकरे के साथ सीधा संवाद भी कायम किया। और वही भगवा रंग जिसकी बात आज पूरे देश पूरे राष्ट्र में हो रही है, उस वक्त हिंदुत्व का झंडा लेकर शिवसेना की स्थापना उन्होंने भारत के दिल यानी कि मध्य प्रदेश में की थी। हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे ही शख्स से जिनका नाम है मोहन पालीवाल जी, जो फिलहाल एमपी न्यूज़ रूम में, एमपी न्यूज़ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। पालीवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। पालीवाल साहब की व्यक्तित्व जो है वो सीधे तौर पर कहा जाए तो भगवा रंग से गहरा नाता भी रखता है और बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के उस जमाने के एक तेज तर्रार नेता के तौर पर भी उनकी छवि को अंकित करता है। सबसे पहले बाला साहब ठाकरे जी की बात से शुरुआत करते हैं। पालीवाल जी, आपने उस दौर में राजनीति को जिया है, उस दौर में राजनीति में आपने कहा जा सकता है कि आंधी और तूफान का भी सामना किया है, क्योंकि वो वक्त था जब शिवसेना को खड़ा होने में इस देश में कई अवरोध थे। ऐसे में आपने गैर मराठी शिवसैनिक होने की भूमिका भी निभाई और भारत के दिल मध्य प्रदेश में शिवसेना को मजबूती भी दी। किस तरह से उस दौर को आज याद करना चाहेंगे? वो दौर था हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र के विशेषकर मुंबई में, जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी को हम साहेबी बोलते हैं, हिंदू हृदय सम्राट, सर सेनापति, शिवसेना प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे। बाला साहब ठाकरे एक मध्यम परिवार से थे, पत्रकार थे, कार्टूनिस्ट थे, बौद्धिक थे, चंचल थे, आक्रामक थे। आखिरी समय इन्होंने ब्रिज में करंजिया जो नेशनल न्यूज़पेपर था उसमें सर्विस छोड़ी और लोन लेकर बैंकों से 5,000 रुपये का इन्होंने अपनी मार्मिक का शुभारंभ किया। चूँकि वैचारिक तौर से पत्रकार थे और समाज की नब्ज़, महाराष्ट्र की राजनीति के नब्ज़, मुंबई की हालात इन्होंने देखे थे, तो जब 46 साल की इनकी उम्र हो गई तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ कर गुजरूँ मैं अपने समाज के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए, अपने मुंबई के लिए, कि अब 46 साल में पैसा वैसा तो कमाए नहीं, हम एक चाल में रहते हैं। अब वो भावना उनमें जागी और श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का मैं नारा लगाते हुए पूरे हिंदुस्तान की जनता से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इसे आप बार बार सुनिएगा कि जो बात मैं कहने जा रहा हूँ इस देश के अंदर इस चैनल के माध्यम से, कि यदि हिंदुस्तान में मुगलों से लड़ने वाला एक ही इंटरनेशनल फिगर रहा है वो श्री छत्रपति शिवाजी महाराज है, वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। उनका जो हिंदुत्व था, उनका जो भगवा ध्वज था, उनके जो सपने थे, उन्होंने किस प्रकार से 13 साल की उम्र से लेकर वट वृक्ष हिंदुत्व का बनाया और अपने आप में राजा और किंग कहलाए, अपनी कुर्सी खुद बनाई। उस सपने को बाला साहब ठाकरे ने देखा, उसे साकार करने के लिए उन्होंने मराठी समाज के उत्थान के लिए शिवसेना की स्थापना की। अब मुंबई जैसा शहर, मुंबई शहर के अंदर एक पुलिस कमिश्नर, एक मुख्यमंत्री, 1 करोड़ की आबादी और बाकी महाराष्ट्र में तो गांव में मराठा साम्राज्य के पूर्वज, उनके यूथ, तो इन्होंने शिवाजी महाराज के सपनों को साकार करने के लिए उनका भगवा ध्वज लिया और उस ध्वज के माध्यम से इन्होंने यंग जनरेशन मुंबई की जो थी
उनको आमंत्रित किया अपने साथ संघर्ष करने के लिए, और उस ध्वज को लेकर उन्होंने, चूंकि कार्टून्स थे, तो उन्होंने शिवसेना का जो एक सपना था, उनको यूथ को और जनता को आकर्षित करने के लिए एक आकृति बनाई जो जंगल के शेर की माफिक नहीं है, उससे कुछ अलग है, उससे और बहा हुआ है। तो उसकी ओर यूथ आकर्षित होता था, और भगवा ध्वज जब लाइट के अंदर चमकता था तो वो भी आकर्षण था। और इस प्रकार से इन्होंने अपनी व्यू रचना करके इन्होंने 13 यूथ को अपने साथ में रख के, उसमें मनोज जोशी, सुधीर जोशी, दत्ताई सामंत, जो कामगार सेना, इस प्रकार से पूरे समाज की व्यू रचना की कि समाज में इस प्रकार से जो विभाग हैं जहाँ लोग जुड़ते हैं और जहाँ सेवा करना है, इस प्रकार से विद्यार्थी सेना, महिला सेना, कामगार सेना और एयरपोर्ट सेना, अन्य अलग अलग विंग्स की शिवसेना की शाखाओं को स्थापित करके पूरे मुंबई और महाराष्ट्र को अपने कब्जे में लेने का सपना, और एक एक इलाका उस विभाग का एक एक लीडर को चुना। इस प्रकार उन्होंने शिवसेना की शाखाओं को वार्ड वाइज स्थापित किया, और वार्डों में 7 से 9 बजे का समय जनता के लिए काम करने का। आप टेबल कुर्सी लेके बैठे, या वहाँ छोटा सा जो है आप अपने व्यवस्था कर लें बैठने की, जहाँ पानी में धूप में आप, और इस प्रकार से आप वो कार्य उन्होंने चालू किया। और तमाम शिवसेना की शाखाएं आज तक कोई भी, न कांग्रेस ने बीजेपी ऐसा पैटर्न नहीं लाई। लेकिन जब ये भगवा आया, बाला साहब जब लाइट में आए, उसका कारण रहा महाराष्ट्र की राजनीति। महाराष्ट्र के कांग्रेस की फूट के कारण शिवसेना की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस से ही निकल कर शिवसेना की स्थापना हुई। तो ये कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे जी ने महाराष्ट्र पर कब्जे के लिए, जिस तरह से आपने कहा कि एक भगवा रंग को महाराष्ट्र पर चढ़ाने के लिए उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, तो मध्य प्रदेश में भी क्या कुछ ऐसे ही हालात थे, कुछ ऐसे ही आलम थे? हिंदुत्व उस समय शिवसेना में नहीं था। बड़ी बात, हिंदुत्व नहीं था, बाला साहब के जहन में नहीं था। एक योग प्रयोग होता है कि ईश्वर की देन होती है कि सरस्वती सब में है, बाला साहब में भी थी। लेकिन बाला साहब के अनुयायी, जैसे महाराष्ट्र में 13 नेता, वैसे एक मैं था उत्तर भारत का, मुझ में भी है, आप में भी है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सरस्वती की देन की चर्चा कर रहे हैं। तो उस समय हिंदुत्व नहीं था, उनके जहन में मराठी था। आमचा मुंबई की शब्द उन्होंने जब निकाले, तब उत्तर भारतीयों को भी तकलीफ हुई, मुझे भी तकलीफ हुई कि आमचा मुंबई क्या होता है यार, आमचा देश बोलो ना। मैं आमचा इंदौर बोलूँगा तो अच्छा लगेगा कि इसका मतलब इंदौर के यूपी और बिहार के लोगों को बाहर कर दूँ? ये मैं आमचा बोलूँ, मेरी शक्ति है तो इंदौर के मराठियों को मैं बम्बई भेज दूँ, जैसा कि बाद में तो आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी बाला साहब के समक्ष? जब शिवसेना के लिए मैं प्रेरित हुआ, तो बाला साहब से 6 महीने हो गए, तो मैंने एक पत्रकार रिपोर्टर बन के बाला साहब को मातृश्री फ़ोन किया। मैंने ऐसा मिलना तो मुमकिन नहीं दिख रहा है। महाराष्ट्र के मराठी नेता हंसते थे मुझ पर, कहते थे कि आप शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे से मिलने जा रहे हो, पहले हमसे तो मिल लो, और हमसे मिलने के बाद वहाँ पहुँचोगे। लेकिन नहीं पहुँचने दिया। आखिर में एक पत्रकार के माध्यम से बैठकर मैंने बाला साहब से टेलीफोन किया और कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और जैसे आपके स्टूडियो में बैठा हूँ, मैंने स्टूडियो उनका घर ही बना लिया, मातृश्री है ना। और उनसे मैं एक मेरे मित्र पत्रकार के माध्यम से मैं बातचीत की, कुछ प्रश्न किए, और फिर मैंने धीरे से ये बात कही कि मैं भी शिवसेना इस प्रकार की फाउंडर बनना चाहता हूं। मैं मध्य प्रदेश इंदौर का हूं, मैं शिवाजी को लेकर जाना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो बाला साहब ठाकरे का जवाब सुनिए आप। वो कहते थे कि अभी तो महाराष्ट्र में ही शिवसेना नहीं गई है, अभी 66 में 71 में शिवाजी को लेने आ गए हैं, भगवा लेने आ गए हैं। इंदौर का मुस्लिम आपको काट के सूअरों को खिला देगा। ये उनके शब्द थे। बात भी उनका कहना सही था, क्योंकि उस समय शिवसेना का इतना फैलाव हो गया था कि जब बाला साहब आक्रामक भाषण देते थे शिवाजी पार्क में, तो वहाँ कुछ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात चला करती थी, क्रिकेट की मैच की बात चला करती थी। बाला साहब क्रिकेट के बड़े शौकीन रहे हैं, खेल के। वहाँ के जो कपिल देव वगैरह और दूसरे बाकी सचिन वचिन जो आए हैं, इनके सब शिष्य रहे हुए हैं। तो बाला साहब को खेल पसंद है, तो उसका उदाहरण देके वो बोला करते थे। और उन्होंने फिर कई पिच खुदवाई भी, और वो मैच भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं होने दिया। तो जब ये टेरर था, उस समय था दाऊद,
उस समय दाऊद हिंदुस्तान के अंदर जिसने ये काम किए, वहाँ का होटल फोड़ा, वहाँ इतने लोग मारे गए, तो ये दाऊद का उस समय बहुत बोलबाला था। उसने एक बहुत बड़ा गैंग ऑर्गेनाइज किया था और ये बात बाला साहब स्वीकार नहीं कर सकते थे, तो उसके कारण दाऊद को मुंबई छोड़ना पड़ा था। और इस शिवसेना के कारण ही वहाँ का मुस्लिम वर्ग थोड़ा रिवर्स गियर मारा, नहीं तो मुंबई में व्यापार करना, सरकार चलाना और हिंदुओं को रहना और गुजरातियों को रहना, मारवाड़ियों को रहना और उल्लासनगर के सिंधु को रहना बहुत मुश्किल काम था। ये शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की देन है कि आज मुंबई शांत थे और जो शुरू में हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बाद में फिर शिवसेना ने भी अंगड़ाई ली और इसे दाऊद के गुर्गों को देख देख के उनकी रिपोर्टिंग करके उनको अंदर डाला, उनको टेरर से उनके साथ में संघर्ष किया, तब जो है दाऊद का वहाँ कम हुआ। फिर पुलिस प्रशासन, हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय उसके पीछे लगा, तब वो मुंबई छोड़ के बाहर गया, तब उसका जो है गैंग थोड़ा सा कम हुआ। नहीं तो ये तो बाला साहब का ही देन है, आज महाराष्ट्र में शांति है और वहाँ का हिंदू भी खुश है और मुसलमान भी खुश है और आज हमारी वहाँ पर सरकार है। पलिवाल साहब, किस तरह से आपको एक बात का गौरव होता है कि आप उस जमाने के शिवसेना के पदाधिकारी रहे, राज्य प्रमुख रहे, जब खुद बाला साहब ठाकरे ने हस्तलिखित आपको जो है नियुक्ति पत्र दिया था, वो आज तक आपके पास है, आपने उसे संजो कर रखा है। जिस तरह से आपने कहा कि राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी वो एक आदर्श प्रस्तुत करते थे, तो उस दौर की शिवसेना और आज के दौर की शिवसेना में क्या अंतर आप पाते हैं? क्योंकि वो गौरव का क्षण था जब आप कहते थे कि बाला साहब ने खुद उनका हस्ताक्षरित पत्र आपको सौंपा है, और आज के दौर की शिवसेना, इस हश्र को लेकर क्या चिंतन और मनन? बढ़िया प्रश्न कर रहे हैं आप महोदय। शिवसेना महाराष्ट्र में बाला साहब का भी सपना था कि वो कुछ कर गुजरें, और जब फिर मैं राहुल गांधी को गोद में खिलाकर और श्रीमती इंदिरा गांधी से मुलाकात करके, और जो उस समय वो प्रश्न अपन बाद में कर सकते हैं, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर दूं कि जब शिवसेना ने अपना वर्चस्व फैलाया महाराष्ट्र में, और 71 में तो मैं अकेला था, आश्चर्य की बात भी थी कि शिवसेना की स्थापना इंदौर शहर में करना 4-5 लाख आबादी के बीच में, और उनका कहना भी बाला साहब का सही था कि जब हिंदू और मुस्लिम का प्रकरण वहाँ चल रहे थे, ऐसी स्थिति में आप शिवसेना का ध्वज लेके माँ अहिल्या के नगरी में इंदौर में खड़े होंगे, चाहे वो 100 हो, 200 हो, 500 आपके समर्थक हो, कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो ऐसे में काम करना बहुत मुश्किल जाएगा। और मैं यूथ था, जवान था, मैं मध्य प्रदेश में किसी भी विचारधारा से ओतप्रोत नहीं था। मैं खाते पीते परिवार किसान का बेटा था, मैं व्यायामशाला जाता था, तो जो मेरी भावना रही है, मैं तो पायलट ऑफिसर और डॉक्टर बनना चाहता था। वो तो इंदिरा जी और कांग्रेस की देन है कि कहाँ कांग्रेस में 2-2.5 साल रहा और फिर बाला साहब के संपर्क में आया। तो बाला साहब की जो व्यक्तित्व, जो पर्सनैलिटी और जो उन्होंने मुझे प्यार दिया बाद में, क्योंकि नियुक्ति पत्र तो उन्होंने 80-82 के आसपास दिया, उसके पहले बिना नियुक्ति के मैंने शिवसेना की स्थापना इंदौर में कर दी थी। कॉलेज के 25 के दोस्तों को बुलाया, शिवसेना के सदस्यता, भगवा झंडा लेके इंदौर की सड़कों पे निकलना, नगर निगम के लिए कॉरपोरेशन को घेराव करना या पुलिस से संघर्ष करना। उस समय तो नियुक्ति पत्र मेरे पास नहीं था, लेकिन जब बाला साहब ने कहा था कि ऐसा होगा, और मैं अभी तो महाराष्ट्र में ही नहीं गया हूँ, मैं इंदौर कैसे देखूँगा, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम आपकी पैटर्न पे काम करते हैं, हम आप जैसा काम कर पाएँ तो आप हमको स्वीकार कर लें। ये बात करके बाला साहब का आशीर्वाद लेके हमने शिवाजी का चित्र लाए इंदौर से ही, माला लाए, भगवा ध्वज हमने लगाए हमारे वार्ड में यशवंत रोड पर, और शिवसेना शुभारंभ किया। तो 7-8 साल इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी मेरे लोग गिरफ्तार हो गए। जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, इमरजेंसी में हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक पार्टी के जितने भी लोग थे, जितने भी विचारधारक थे, वो सबको, चाहे वो क्रिमिनल्स हो, दादा हो, पहलवान हो, मिलावट करने वाले हो, स्मगलर्स हो, राजनेता हो, समाज सेवा हो, यंग कॉलेज के छात्र हों, इंदिरा जी ने सभी को काल कोठरी के अंदर बंद कर दिया था, और लोग समझ नहीं पाए थे कि 19 महीने इमरजेंसी चल पाएगी। उस समय मेरी भी ये पोजीशन थी, तो मैं इंदौर छोड़कर चला गया, और मैं दादर में सेना भवन के अंदर एक टाइम का खाना खाता था, और छोटा सा बेग, सेना भवन जो हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, उसमें मैं रुका। 6 महीने तक मैं सड़कों पर शिवसेना का अध्ययन करता था। और जब ये इमरजेंसी गई, तो जब तक तो हमारा इंदौर की शिवसेना उज्जैन तक गई थी और समाप्त हो गई थी। फिर सन 80-82 से मैं बाला साहब से मिला,
तो कहा कि मोहन अभी फिर आ गए। मैंने कहा सर इमरजेंसी थी। तो उस समय ये हुआ था कि हिंदुस्तान के अंदर बाला साहब और मैं, जितने राजनेता थे वही बाहर थे, बाकी सब अंदर थे। उसका कारण क्या था कि जब ये आपके टीवी चैनल तो थे नहीं, तो BBC लंदन ने खबर दी कि शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने इंदिरा जी का इमरजेंसी का समर्थन कर दिया है। और मेरे फादर पंडित नंदकिशोर जोशी ने कहा कि मोहन बाल ठाकरे ने समर्थन कर दिया है, तुम भी समर्थन कर दो, एक प्रेस नोट निकाल दो। और मैंने वही किया, पिताजी के आदेश पर प्रेस नोट निकाला। और जो बाला साहब भी बाहर रहे, मैं भी बाहर रहा। और उसके बाद में इमरजेंसी का प्रभाव कम हुआ। 80-82 से जो ध्वज मैंने उठाया, तो आज तक में जो है समाज सेवा, हाँ, और हमारा जो काम है शिवसेना का 80% समाज सेवा है, 20% राजनीति है। ये प्रश्न मैं आपका यहाँ समाप्त करता हूँ। मेरा सवाल ये था कि वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और आज उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे की शिवसेना में क्या अंतर आप पाते हैं? क्या कोई दुख होता है? क्या कोई मन में पीड़ा होती है? या ये लगता है कि आज बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो शिवसेना का ये रंग तो नहीं देखने को मिलता? वेरी गुड। तो बात ऐसी है कि जब शिवसेना का रंग महाराष्ट्र में हिंदुस्तान ने देखा, और मध्य प्रदेश जब शिवसेना की हमारी स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश आज 7.5 करोड़ जनता का है। उस समय 2-2.5 करोड़ कम हो गए। 5 करोड़ में मैंने अकेले ने, गैर मराठी हिंदुस्तान का पहला शिवसैनिक इसलिए कहलाता हूँ, वो ध्वज लेके मैंने 50 जिले पूरे किए मध्य प्रदेश के। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे को हमने आमंत्रित करने का प्रयास किया। 2 बार मीटिंग हो गई, हमने चार्टर्ड प्लेन खड़ा कर दिया। और हमने उनसे कहा कि महाराष्ट्र की दलदल राजनीति से, महाराष्ट्र की ये जो राजनीति है दलदल और गंदी इसलिए है कि आपके यहाँ बल का ज़्यादा प्रयोग होता है। और मैं व्यायामशाला से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बाला साहब से मातोश्री में बात किया करता था। मैं काफ़ी बोलता था, तो साहब को मैं से बातचीत करने में भी बहुत मज़ा आता था। आपको भी मज़ा आएगा भी, है ना। तो कहता था कि सर मैं इंदिरा जी के साथ भी रहा हूँ, 2-4 बार मुलाकात हुई है कांग्रेस में। तो ये आपके व्यायामशाला है और आपके यहाँ बहुत मराठी लोग बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें करते हैं, समाज के अंदर इधर उधर बड़ा रुतबा दिखता हूँ, लोग इसको साहसी बोलते हैं या गुंडा बोलते हैं। तो बोले आप क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सर कुछ लोग तो कहते हैं शिवसेना गुंडा पार्टी है। तो बोले नहीं, गुंडा नहीं, उनको साहस बोलो, ये शब्द अच्छे हैं, लेकिन इंदिरा जी के पास इतने हैं तो मैं इतने भी नहीं रखूं। ये जवाब मुझे शब्द बाला साहब के होते थे। तो बाजूबल, सत्ता में बाजूबल का शक्ति का उपयोग करना और सत्ता छीनना। पहले गोला बारूद चला करता था, राजा महाराजा हैं उससे लड़ा करते थे, तलवारों से, हथियारों से लड़ा करते थे। आज वोटिंग प्रजातंत्र है, तो वोट लेने के लिए इन्हीं लोगों का उपयोग किया जाता है। और बुद्धिजीवी लोग हिंदुस्तान के अंदर राजनीति करते हैं, सत्ता में जाते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, राजा बनते हैं, जातिवाद से बनते हैं। कोई मायावती उस जाति से बनती है तो लालू यादव के नाम से कहलाते हैं, मुलायम सिंह यादव जातिवाद को उग्र करके जो है राजा बनते हैं। तो बाला साहब ठाकरे महाराष्ट्र के मराठियों लेके उग्र करके राजा बनते हैं। और हम भी यहाँ चाहते थे, लेकिन हम सभी जातियों को साथ में लेके, हर धर्म को, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो गरीब हो, सबका सम्मिलित मिश्रण करके हमने शिवसेना की स्थापना की थी। और मैंने केवल मध्य प्रदेश नहीं मैंने की, मैंने 82-83 पंजाब को दौरा करा। आपने हिंदुत्व की बात की थी, अब मैं हिंदुत्व के ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन मैं अंतर जानना चाह रहा हूँ आपसे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में क्या अंतर आप महसूस कर रहे हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह का वो दौर आपने जिया और किस तरह से देखा आपने। बाला साहब सामाजिक, धार्मिक और मराठी उत्थान के लिए शिवसेना को अनुशासित देखना चाहते थे। उनको खुद को भी चुनाव का ऐसा सोच नहीं था कि वो चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री बने। तो पहले तो वो तो एक योग संयोग बाला साहब को ही नहीं मालूम था कि मैं इतना बड़ा हिंदुस्तान का हृदय सम्राट कहलाऊंगा। और बाल केशव ठाकरे हुए और मुंबई में उन्होंने लोगों का दिल जीता और फिर कॉरपोरेशन में आए। तो दोनों में बाप बेटों में ये फ़र्क रहा कि बाला साहब ठाकरे से जब मेरी चर्चा होती थी, मैं तो 100, 200, 500 बार मिला हूँ बाला साहब ठाकरे से। तो कभी कभी चर्चा होती थी दिल्ली दरबार की
कि नेहरू जी के बाद में इंदिरा जी के बाद कौन क्या, सोनिया, ये राजीव, राहुल, ये जो पारिवारिक मामला जो चल रहा था, वहाँ ये देखने में आया कि मैं जब प्रश्न करता था कुछ तो बाला साहब समझते थे शायद मैं उस परिवार की तरह इशारा करके महाराष्ट्र की इस राजनीति में जा रहा हूँ कि अब आगे और कौन क्या कौन होगा। तो उनका ये शब्द होता था कि जैसा इंदिरा जी का चल रहा है पुत्र मोह में, वैसा मेरे यहाँ नहीं होगा। ये इशारा मुझे कहा करते थे, उससे मुझे खुशी होती थी कि शिवसेना में कहीं हम लोगों को आज़ादी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि शिवाजी के बाद ऐसा नहीं है कि शिवाजी ही थे। शिवाजी के बाद हिंदुस्तान के अंदर जिन्होंने आज़ादी दी, दिलवाई, सुभाष नेताजी बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, हमीद, गरम दल के जितने नेता हैं, झांसी रानी, मंगल पांडे ने जब 1857 से जब ये देश की आज़ादी का बिगुल बजाया, तो ऐसे कई क्रांतिकारी, और हम उन क्रांतिकारियों को सपनों को लेकर के हम भी वही लोग हैं, हम समाज और राष्ट्र देश के हित की बात करेंगे। वैसे बाला साहब का स्वरूप मुझे देखने में आता था, उसी रूप में मैं देखता था। लेकिन जो बाद में हुआ, ये बाद में हुआ कि अभी राज ठाकरे विद्यार्थी सेना के हैं तो वो कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। उद्धव जी, बाला साहब के 3 बेटे, 2 उसमें रुचि नहीं रखते थे। उद्धव बढ़िया फोटोग्राफर हैं जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, तो ये राजनीति में उस समय नहीं आए थे। लेकिन राज ठाकरे की एंट्री हो चुकी थी। अब राज ठाकरे को लोग जानते थे कि नहीं, ये आक्रामक है और ये बढ़िया वक्ता है और शायद यही आएंगे। लेकिन योग संयोग की बात है कि बाला साहब अपने भतीजे को नहीं, अपने बेटों को ज़्यादा प्यार करते थे, और उनका ये जो कुर्सी थी वो शायद उनका ये सपना था कि वो उद्धव ठाकरे को फोटोग्राफी से लेकर व्यापार बिजनेस तो था नहीं कुछ, तो उन्होंने इसी एंगल में उनको ले आए और फिर घर में विवाद हुए और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के हाल से ये हुआ कि हमारी शिवसेना काफ़ी कमज़ोर हो गई। और ऐसी स्थिति में मैं आपको पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र ने ये सपना जो महाराष्ट्र तक बाल ठाकरे का था, हम लोग जो उत्तर भारत की, आपको शायद जानकारी नहीं है, कई लोगों को जानकारी नहीं है कि शिवसेना 20 हिंदुस्तान के 20 राज्यों में काम कर रही है। मैं पहला व्यक्ति, मैंने ही 7 राज्यों में स्थापना कर दी थी। बाला साहब तो बाहर आए नहीं थे। पंजाब को दौरा, हिंदुत्व की बात करते हैं तो हिंदू शिवसेना की स्थापना हो गई थी जब पंजाब में आतंकवाद था। जब मनोज यशु को कहा गया पंजाब जाने के लिए, छगन भुजबल जो आज कांग्रेस के महाराष्ट्र के मिनिस्टर हैं, उस समय शिवसेना के मेयर थे, और मैं यंग, मैंने कहा कि सर आप महाराष्ट्र में बाला साहब काम कर रहे हैं, आप मेरे यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो मुझे तो बाहर जाने दीजिए। मध्य प्रदेश में मैं काम कर रहा हूँ, हिंदू शिवसेना की स्थापना हो गई है, पंजाब का हिंदू खतरे में है और मेरी उम्र 33 साल की, तो मुझे कुछ सहयोग दीजिए, आप मेरे विचारधारा को आगे बढ़ने दीजिए। पंजाब भी हमारे पास में आएगा, दिल्ली भी आएगा, और ऐसे मैंने वो वर्क किया। आपने गठित करी सब? हाँ, मैंने की। महाराष्ट्र का एक मराठी नेता बाहर नहीं निकला, महाराष्ट्र के बाला साहब बाहर नहीं निकले। अच्छा, ये बताइए कि कभी आपने ऐसी कल्पना की थी कि वो शिवसेना जो कि भगवा प्रेम की बात करती है, वो शिवसेना जिसके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, एक दौर ऐसा आएगा कि वो भी राजनीति के चंगुल में फंस जाएगी और कांग्रेस के साथ ही समझौता कर बैठेगी? जिस पार्टी के खिलाफ बाला साहब ठाकरे ने पूरा जीवन जो है लगा दिया, संघर्ष किया, लोहा मनवाया, उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लेंगे? मैं आपको सीधी सीधी बात कर दूं, आप सीधा बहुत प्रश्न कर रहे हैं और अंदर तक जा रहे हैं, तो मैं उस पर आऊँगा। गुस्सा तो हमको भी है, हम लोग भी नाराज हैं, हम कोई घास नहीं खाते हैं महाराष्ट्र के बाहर। हम लोगों ने भी शिवाजी पूरे विश्व के, पूरे हिंदुस्तान के हैं शिवाजी। अभी फिर वही बात आ जाएगी, कंगना राउत वाले किसी के बाप के नहीं। तो हम ये कहा करते थे राष्ट्र में महाराष्ट्र है। सर, महाराष्ट्र में राष्ट्र नहीं है, आपको राष्ट्र का देखना चाहिए। इन मराठियों की दलदल नीति से छूटकर आप यहाँ आइए, इंदिरा जी जैसा आम सभा करवाता हूँ इस प्रदेश के अंदर, आपका सम्मान है, आप बाहर आइए, हिंदुस्तान की राजनीति देखिए। तो हम सोचते थे कि यार साहब बाहर ही नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कहा करते थे हरी गोली बन गई है पाकिस्तान की, मुझे इंदौर आना है, मुझे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने जकड़ रखा है, मुझे परमिशन नहीं है बाहर जाने की, ऐसा कह के हमको डाइवर्ट कर दिया करते थे। और हम तो ये मानते हैं कि जो हश्र हमारा उत्तर भारत का हुआ है, आज हमारी उत्तर भारत की शिवसेना कमज़ोर हो गई, कोई नाम लेने वाला नहीं, खत्म हो गई एक तरह से। ये भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हमारा जीवन,
हम उत्तर भारतीय, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप, हम उत्तर भारतीय जिन्होंने सपना देखा था, मेरे आज 71 साल की उम्र है, मेरे लाखों लोग हैं अनुयायी मध्य प्रदेश में, उत्तर भारत के अंदर, हम लोगों को आपस में लड़वा दिया गया है, फूट करो राज करो, हमारे राइट हैंड या नए नए क्रिमिनल्स दादा और पहलवान और गुंडों को लाके हमारे बीच बिठा दिया गया और शिवसेना को पूरे हिंदुस्तान में दो फाड़ कर दिया गया। वन मैन शो, हम रहेंगे, और हमारे लोग जाके वहाँ जाते हैं तो वहाँ चाय पानी की कभी नहीं पूछते, बैठने का भी सेना वहाँ नहीं पूछते हैं। ऐसी स्थिति हिंदुत्व की हो गई है। हिंदुत्व की बात करें तो हिंदुत्व तो पंजाब से आया है। तो कभी आपका मन नहीं करा कि जिस तरह से आपने, आपकी पृष्ठभूमि हमने सुना है कि आप तो कांग्रेस के भी उतने ही करीबी रहे, कांग्रेस में भी आपने अपने जो है जीवन के अमूल्य समय वहां पर आपने योगदान स्वरूप दिया, कभी ऐसा मन नहीं करा कि शिवसेना से अलग होके कि एक ऐसी विचारधारा से जुड़ा जाए जो कि पूरे देश में सत्ता पर काबिज है? कभी मन नहीं करा कि शिवसेना से अलग हो जाएं? कभी मन नहीं करा कि बाला साहब ठाकरे अगर फैसला नहीं ले रहे हैं तो क्यों ना हम फैसला ले लें? आपके मन में कभी ऐसी कोई बात नहीं आई, दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि बाला साहब भी समझते थे कि जो मुझ में आत्मा है, जिस प्रकार से मैं शिवाजी को प्यार करता हूँ, इस देश को प्यार करता हूँ, महाराष्ट्र की मिट्टी को प्यार करता हूँ, वंदे मातरम भारत माता की जय का नारा हम जब लगाते थे तो बाला साहब को भी ये था कि ये जो इंदौर का नौजवान आया है ये ईमानदार है, सच्चाई की इसकी ताकत है और ये शिवसेना को बहुत आगे ले जाएगा, और मैं आगे ले गया। लेकिन जब मेरा हिंदुत्व पंजाब के दौरे के बाद बाला साहब ने ये कहा था कि अब मैं हिंदुत्व का, मैंने पैटर पे मैं आ रहा हूँ, वहीं तक तो मैं महाराष्ट्र मराठी किया करता था, और उसके बाद में बाला साहब ने अपना राजनीतिक दृष्टिकोण बदला और ये भी मिनी ठाकरे के नाम से भी मुझे वहाँ पर कुछ मराठी लोग बोलने लगे थे, क्योंकि मैं ही नज़र आता था मंच पे, मैं वक्ता रहा हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के विषय में भी बोलता था, वहाँ के मुख्यमंत्री के लिए, उस समाज के लिए, वहाँ के जो हालात थे दाऊद के लिए, वहाँ के मुसलमानों के लिए कभी कुछ गड़बड़ बोलना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में मुझे उनका वो प्रतिबिंब देखते थे बाहर कि बाला साहब कौन, तो उसके बाद कौन, तो वो प्रतिबिंब उनका वो बोलते थे, हम लोग नहीं बोलते थे, वो उधर सुनाई देता था हमको। तो दो शरीर एक आत्मा थी। आपका जो प्रश्न क्या है कि मुझे तो, हाँ आपने कहा ना कि जा सकते, विचारधारा एक विचारधारा होती है, हम न टूट सकते थे न बिक सकते थे, हाँ मर जरूर सकते थे अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, जनता के लिए। इसलिए सर पे कफन बांध के ही मैं निकला था। और बीच में घटनाएं घटी है कि बीजेपी के, जैसे कि शिवसेना बीजेपी की मित्रता वहाँ हो गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष अडवाणी जी, शिवसेना प्रमुख, इधर फैलाओ, तो मैं नाराज भी हुआ कि सर इस मीटिंग के अंदर मुझे आपने आमंत्रित नहीं किया। यदि शिवसेना महाराष्ट्र में पावरफुल है और बीजेपी अभी स्टार्ट ही हुई है, बाद में बनी है, मेरे बाद ही बीजेपी आई यहाँ पर, जब बीजेपी जनता पार्टी के बाद में अटल जी के दौरे होते थे, यहाँ अडवाणी जी दौरे होते थे। यहाँ इंदौर की बात करूँ तो जितने जूनियर इंदौर के जितने भी एमएलए हैं सब जूनियर लीडर हैं, बड़ा सम्मान देते। तो वो जो लोग हैं, जब ये बात चली वहाँ पर, तो महाराष्ट्र में बाला साहब जो है कुछ गुजरना चाहते थे, लेकिन इनके आसपास जो इनके 13 नेता थे, 2-4 ऐसे लीडर थे जो बाला साहब की उस विचारधारा से के अनुकूल नहीं थे। उनको हम उत्तर भारतीय लोग कहीं यही दृष्टि से देखते थे वो लोग कि नहीं यार, ये जो है लोग हैं वो विचारधारा के कारण कि मराठी हम उत्तर भारत के लोग, बिहार के लोग, मध्य प्रदेश के लोगों को ऐसी दृष्टि देखते थे जैसे कि हम कहीं किसी और नीची श्रेणी के लोग हैं। और वो, लेकिन जब ऐसे घटनाक्रम होते थे तब पुराना दौर याद नहीं आता था कि जब कांग्रेस ने आपको कई बार ऑफर भी दिए, कांग्रेस की तरफ से कई प्रस्ताव भी आपने ठुकराए, तो ऐसा वो दौर, वो आपको याद नहीं आता उस दौर को? आप देखिए, स्टार्टिंग तो कांग्रेस से हुआ था। इंदौर में इंदिरा गांधी का आना, किले मैदान पर आम सभा, 5000 लोगों को उठ जाना, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी मंच पे, इंदिरा जी मंच पर, और मैं कॉलेज में, और जो देखा कि उपद्रव हो रहा है, पीछे लोग तकलीफ में आ जाएंगे, भीड़ कुचल देगी, तो मैं पुलिस की लाठी छीनकर मैंने लाठीचार्ज किया। तो मैं, इंदिरा जी मुझे देख रही है, मुख्यमंत्री मुझे देख रहे हैं, प्रेस मीडिया मुझे देख रही है,
और तब फिर मैं प्रेस के बीच में आया और फिर इंदिरा जी ने बुलवाया, विधानसभा का टिकट दिया, टिकट काटा। ये कांग्रेस के रही, राहुल गांधी को गोद में खिलाया, टॉफ़ी खिलाई, आइसक्रीम खिलाई। ये यहाँ इसके बाद में इंदौर छोड़ के मुंबई चला गया और शिवसेना का। तो उसके बाद में फिर क्या होता है कि जब हमारा फैला हो गया तो अब अजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाना, अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह जो विपक्ष के नेता हैं, और इसमें अजीत जोगी इंदौर के कलेक्टर ये सांसद हो गए थे। तो अजीत जोगी मेरे अच्छे मित्र थे, तो इन्होंने मुझे दिल्ली से अर्जुन सिंह के साहब ने याद किया, ऐसा करके ले गए। मुझे ऑफ़र आया कि आप अजय सिंह हमारा बेटा है, हमारे प्लानिंग है और बीजेपी के वोट आप ही काट सकते हैं, भोजपुर से पाटवा के खिलाफ इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो इसलिए आप इलेक्शन लड़िए, फॉर्म भरिए, हम आपकी मदद करेंगे। तो ये पहली बार मैंने देखा। फिर जो सौदे होते हैं वो सौदेबाजी वहाँ भी, तो मैं तो हैरान हो गया कि यार राजनीति में भी पैसा इस प्रकार से कमाया जा सकता है। लेकिन ये हमारा ध्येय नहीं था। राजनीति में हम आए समाज सेवा के लिए, शहर के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए। और बाला साहब ने कहा था कि इलेक्शन मैं भी नहीं लड़ रहा हूँ, मेरे जैसी ही आपको बिना इलेक्शन लड़े जीवन में आपको समाज सेवा करना है और आप वो पावर में आओ कि टिकट आप खुद बांटो, यानी क्या बोलते हैं उसको, किंग मेकर बने, किंग से बड़ा किंग मेकर। चलिए पालीवाल साहब, लेकिन एक सवाल यहाँ मेरे जहन में है, वर्तमान दौर में आ जाते हैं। जो आज महाराष्ट्र में हो रहा है, जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, कंगना रनौत का जो मामला निकल कर आ रहा है, बात निकली थी सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से, जो अब दूर तलक चली गई है, और अब धीरे धीरे जो पूरा मामला है ये कंगना रनौत और उद्धव ठाकरे को आमने सामने होता दिखाई दे रहा है। किस तरह की पीड़ा आपके मन में होती है? यदि बाला साहब ठाकरे जिंदा होते तो क्या ऐसा पल देखने को मिलता देश को, राष्ट्र को? देखिए बात क्या है, शिवसेना प्रमुख बाला साहब थे। अब उनकी कुछ नकल करके महाराष्ट्र में, मुंबई में कोई ऐसी स्थिति पैदा करते कि जिससे जनता ही नाराज़ होने लग जाए। वो जो काम करते थे उससे पब्लिक नाराज़ नहीं होती थी, उनके वोट नहीं कटते थे। जैसे कि महाराष्ट्र में, मुंबई में हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो है बढ़िया कलाकार आज भी जिंदा हैं, दिलीप कुमार की पिक्चर उन्होंने बैन करवाई पहले। ऐसे कई उदाहरण इसलिए हैं कि मुंबई में शिवसेना की शाखा, चित्रपट शाखा, जो भी मुंबई में, महाराष्ट्र में जब भी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर या टीवी इंडस्ट्री में, आज से टीवी इंडस्ट्री आ गई, इसके जो विवाद होते हैं लेन देन के, हीरो काम नहीं करते हैं, पैसा ले लेते हैं, आपस में टकराते हैं, तो वो कोर्ट में कम जाते हैं, शिवसेना की चित्रपट शाखा में पहले आते हैं और वहाँ के जो शाखा प्रमुख होते हैं उनका बैठ के उस दरबार के अंदर फैसला करते हैं। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है, आज तो उल्टा हो रहा है पालीवाल साहब। आज लेकिन इसका विपरीत परिदृश्य कि वो बाला साहब खुद उन शब्दों को बोलते थे, उन केसों को हैंडल करते थे। आज क्या हो रहा है कि उस समय तो सरकार भी नहीं थी हमारी, आज तो हमारे महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे हैं। अब उद्धव जी ठाकरे क्या क्या दिखेंगे, उन्होंने अपना बना रखा है। अभी आप सामना अखबार जो मेरी जीत पे निकला था, संजय राउत साहब, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब छोटी मोटी इन बातों को लेके सरकार का एक प्रवक्ता, जहां उसका कुछ लेन देन ही नहीं है भाई, जहाँ है वह इन्वेस्टिगेशन वहाँ की पुलिस कर रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सरकार दिख रही है ना, वो लगी है वहाँ से दिल्ली से आई हुई CBI लगी हुई है। जब वो उनका मामला है तो उसमें हस्तक्षेप करके, अभी वो एक नारी है, वो कलाकार है, कंगना ना, पूरा नाम क्या? कंगना रनौत। अब ये लड़की बाहर से आई, हिमाचल से, मुंबई के अंदर, जैसा हम लोग पढ़ते हैं, लिखते दिखते हैं, उससे स्ट्रगल किया, अपने पैर पे वहाँ खड़ी हुई। और वो यदि कुछ अपनी फिल्म इंडस्ट्री में जो केस हुआ सुशांत के साथ में, उसके लिए कोई कुछ शब्द बोल दिए, तो वो शब्द उसने बोल दिए, तो उसमें शिवसेना और संजय राउत जैसे वरिष्ठ इतने बुद्धिजीवी पत्रकार हैं, उनको उस खेल में आना ही नहीं चाहिए। अब वो इस प्रकार की आके बोल के हमारे उद्धव जी की भी इमेज खराब कर रहे हैं। हम ये कह सकते हैं क्या, हम ये कह सकते हैं क्या पालीवाल साहब की शिवसेना की कथनी और करनी में पहले अंतर नहीं था लेकिन अब हो गया है? नहीं, कथनी करनी में तो राजनीति में अंतर रहता ही है, लेकिन आज ज़्यादा ही कुछ हो गया है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट दे के अपने आप को प्रचलित प्रसारित करना। यदि ऐसा ही है और यदि इतना ही लड़ना है तो आओ ना, हम तो आपका सम्मान करने के लिए हैं,
आप महाराष्ट्र से बाहर मध्य प्रदेश में आओ, आप पंजाब जाओ, जो आतंकवादी बॉर्डर पे जाओ, मुंबई में बैठ के यार मुंबई के अंदर ही खेल बताते हो यार। मतलब ये कहा जा अपने सकता घर की वो क्या है, कहावत है ना, कूप मंडूप है, महाराष्ट्र तक सीमित रहेगा, मेंढक मुंबई तक अपना सीमित मेंढक रहेगा। कहाँ का टर करता है, वो ये केवल ये टर कर रहे हैं वहाँ। तो पालीवाल साहब, ऐसा कहा जा सकता है कि बाला साहब ठाकरे की शिवसेना को किसी की नजर लग गई है? सत्ता में जरूर शिवसेना है, लेकिन हाथ विपक्षी दलों से मिला रखा है। देखिए, इन्होंने जब जो किया वो बाला साहब का सपना ही नहीं था, वो किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अटल जी हो या इंदिरा जी हो, तो हम वो कह उनके सकते हैं दरबार में आते थे। आज इन्होंने जो किया है उससे सैकड़ों, इन्होंने महाराष्ट्र नहीं, हिंदुस्तान के 20 राज्यों के जो शिवसैनिक हैं, जो हिंदुत्व पे काम कर रहे थे, वो सब उनकी भावना को आहत किया है। भावनाओं को आहत किया है, वो परेशान से हैं। अब सरकार में आना, सरकार कितने दिन की है, 5 साल की, लेकिन आपने अपने एक विचारधारा को छोड़ दिया और इतने लोगों को नाराज कर दिया। आज हमारे कारण तो सरकार बनती है, हमारे उत्तर भारत तो बिहार और यूपी के कारण तो कॉर्पोरेशन बनती है। आज मुंबई के अंदर जितने भी बाहर के लोग आए हुए हैं वो वोटर हैं, और यार हम ही से पंगा लेते हो। आज यदि हम खुल के बोलें वहाँ पर मुंबई में, क्योंकि हम तो जुड़े हुए हैं मातृश्री से, इसलिए बोल नहीं सकते, आज आपके प्रेस के माध्यम से हम बोल रहे हैं, यदि हम वहाँ बोलें कि उद्धव जी, ये हमारा जो आप जातिवाद की बात करते हैं और हम मुंबई में रहते हैं, तो राष्ट्र में महाराष्ट्र से हमें तो सरकार में आना नहीं है और आप तो हमारे यहाँ आते नहीं हो, तो ये जो यूपी का वोट आपको नहीं मिलेगा, ये राजस्थान का मारवाड़ी वोट नहीं मिलेगा, ये सिंधियों को वोट नहीं मिलेगा, ये बिहारी को वोट नहीं मिलेगा। यदि हम ये कहना चालू कर देंगे तो और दयनीय स्थिति हो जाएगी आपकी। तो संजय राउत जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अच्छा हुआ आपने एक दिन पहले कह दिया कि अब राउत का मामला मैं समाप्त करता हूँ। तो इस प्रकार के मामले प्लीज़ मत उठाइए। ये शिवसेना केवल आपकी नहीं है, आप सामना में बैठ के कुछ भी लिखेंगे और हम स्वीकार कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार की कलम को ताकत तलवार मत बनाओ। हम उत्तर भारतीयों का, बिहारियों का, हिमाचल के लोगों का मुंबई में ध्यान रखो, और वो कलाकार है, उसका सम्मान होना चाहिए। उससे लड़ाई लड़ी जा रही है। पालीवाल साहब, जी पालीवाल साहब, यहाँ नारी समाज की भी बात हुई, शिवसेना की भी बात हुई, आपके दौर की शिवसेना को भी जो आपने जिया वो आपने दर्शकों से साझा किया। जाते जाते क्या खास संदेश होगा? कब आपका दिल टूटा कि शिवसेना को पूरा जीवन दिया, पूरी जिंदगी दी, जिन बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को आपने जीवन में आत्मसात किया, आज वो जिंदा नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी अगली पीढ़ी जो शिवसेना का नेतृत्व कर रही है, सत्ता में काबिज है, वो कौन सा पल था जब आपको आहत किया उस पल ने, और आज मन की पीड़ा को एक गैर मराठी शिवसैनिक होने के नाते कैसे अभिव्यक्त करेंगे एमपी न्यूज़ के तमाम दर्शकों के लिए? नहीं, देखिए, कोई भी संगठन होता है, यदि समाज सेवा करता रहेगा, बागडोर किसी के भी हाथ में हो तो जिंदा रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी। और इस प्रकार के उत्पात आप करोगे बम्बई के अंदर, तो कहाँ तक लोग आपका साथ देंगे। और उत्तर भारत में शिवसेना तो समाप्त हो गई। हमारे जो चित्र लगे हुए रह गए, भगवा हमारे काले रह गए। और इस प्रकार की यदि घटनाएं घटेगी वहाँ पर, तो कांग्रेस से आज हाथ मिलाया है या दूसरे जो संगठन उससे हाथ मिलाया है, वो तो 2-3 साल के हैं, उसके बाद चले जाएंगे। लेकिन फिर बम्बई की सड़कों पे आपका हश्र क्या होगा, आप नगर निगम तक रह जाएंगे। जो ये ख्वाहिश है आगे और बढ़ने की, वो इस प्रकार की जो आप काम करेंगे तो वो सब समाप्त हो जाएंगे। और बाहर तो हम लोग सबको आपने समाप्त, 2 अंग्रेज़ों की नीति समाप्त कर ही दिया है, तो हम तो अब आपके क्या सहयोगी बनेंगे। और इस प्रकार जो है आप अमन चैन शांति का पैगाम लेकर हमने शिवसेना की स्थापना की थी, उसी अच्छे रास्ते पे, बाला साहब के रास्ते पे चलिए। नहीं तो जैसे कि वहाँ लालू यादव का समापन हो गया है ना, कांग्रेस आज जो है ढलान के ऊपर है, आज कांग्रेस की भी स्थिति ऐसी हो गई है। तो आप तो केवल महाराष्ट्र और मुंबई तक की सीमित हो। यदि ऐसा ही चलता रहा तो जैसा हिंदुत्व का जनसंघ रह गया, दीपक हिंदू महासभा रह गई, वो शिवसेना एक नाम रह जाएगा। और आप इसी प्रकार के उत्पात करते रह जाएंगे। और लोग आज तो आपको बाला साहब का नाम है या उद्धव जी अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, उन पे किसी का इशारा नहीं है। जो आसपास जो लोग बैठे हुए हैं
वो ये उत्पात कर रहे हैं, उनके कारण हमारा ये शिवसेना का छवि पूरे देश में खराब हो रही है। चलिए, बहुत बड़ी बात है। शिवसेना का शिखर भी हमने जिया, शिवसेना किस तरह से पतन के दौर में चली गई वो अनुभव भी हमने देखा, सुना, समझा और ये जानने समझने की कोशिश करी कि जो शेर की दहाड़ बाला साहब ठाकरे के व्यक्तित्व में नजर आती थी, किस तरह से मध्य प्रदेश जो कि एक हिंदूवासी राज्य माना जाता है, वहां पर शिवसेना की स्थापना की श्री मोहन पालीवाल जी ने, कैसे उन्हें मुंबई में जाकर मिनी ठाकरे के नाम से भी पुकारा गया और मातुश्री से इंदौर का क्या कनेक्शन है, ये भी हमने जानने समझने की कोशिश की। साथ ही साथ पालीवाल साहब ने अपने साक्षात्कार में इस बात को भी स्वीकार किया कि आने वाली जो पीढ़ी है कहीं वो शिवसेना को गलत रास्तों पर ना ले जाए और वो बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कहीं देश में भटक ना जाए। जिस असल मकसद के साथ, जिस मूल उद्देश्य के साथ शिवसेना की स्थापना हुई थी और जिस भगवा रंग का लहराते हुए शिवसेना ने शिखर को छुआ था, वो शिखर इसी तरह से विराजमान रहे। एमपी न्यूज के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए कहीं मत जाइएगा, लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।